आज की कक्षा में मैं आपकी हिंदी टीचर अरहम जूनियर कॉलेज महावीर इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक युवक भारती का पाठ प्रेरणा पढ़ रहे थे। यह एक प्रेरणादायक कविता है। पाठ पढ़ चुके हैं, कवि का परिचय भी समझ चुके हैं। हम अब स्व अध्याय के प्रश्न देखने वाले हैं। स्व अध्याय के प्रश्न देखने से पहले पेज नंबर 3 पर कुछ शब्दार्थ दिए हैं, वह देख लेते हैं। घनघोर, घनघोर का अर्थ होता है घना। हसरत, जिसका अर्थ है चाह, इच्छा। आगाज सफर मतलब है यात्रा का आरंभ। शय, वस्तु या चीज को बोलते हैं शय। ये कौन सी शय है, इस प्रकार से कहा जाता है। स्वाध्याय का पहला प्रश्न देख लेते हैं। आकलन का प्रश्न है। इससे पहले हमने शब्द संपदा में लिंग, वचन, पर्यायवाची शब्द देखे थे। इसी प्रकार हम जो भी पाठ पूरा करेंगे उसकी शब्द संपदा करना अनिवार्य है। पहला आकलन का प्रश्न देखते हैं। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। यह आप अपनी पिछली कक्षा में भी इस तरीके का प्रश्न देख चुके हैं कि आपको क्या सूचना दी गई है प्रश्न में, उसी प्रकार आपको प्रश्नों को पढ़ते जाना है और उत्तर लिखते जाना है। पहला सूचनाओं के अनुसार कृतियों का प्रश्न है, कारण लिखिए। माँ मेरी आवाज सुनकर रोती है। यह पंक्ति पाठ में किस कारण से आई है, यह कारण आपको लिखना है। इसका उत्तर देख लेते हैं। माँ मेरी आवाज सुनकर रोती है, इसमें माँ कवि से दूर है। जब भी वह उसे फोन करता है तो उसकी माँ भाव विभोर होकर रोने लगती है। भाव विभोर का अर्थ होता है इमोशनल होके। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अ का कारण लिखिए का दूसरा प्रश्न है, बच्चों को माता पिता का प्यार टुकड़ों में मिलता है। तो यह पंक्ति लिखने के पीछे क्या कारण था, वह कारण देखते हैं। बच्चों को माता पिता का प्यार इसलिए टुकड़ों में मिलता है, पिता कई महीने से दिन की शिफ्ट तथा माता रात की शिफ्ट में काम करती है। ये पंक्तियां देख लेते हैं पुस्तक की, जहां पर यह बोला गया कि बच्चों को माता पिता का प्यार टुकड़ों में मिलता है। मेरे ऑफिस में महीनों से मेरे दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट। नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। तो क्योंकि माता पिता अलग अलग समय में नौकरी करते हैं, पिता कई दिनों से दिन की शिफ्ट तथा माँ
रात की शिफ्ट में काम करती है तो बच्चों को एक समय में एक का ही प्यार मिलता है। यही कारण था कि ये पंक्ति लिखी गई। अगला देखते हैं। कवि की उम्र बढ़ती ही नहीं। कवि की उम्र बढ़ती ही नहीं, यह पंक्तियां कहाँ है वह देख लेते हैं। पेज नंबर 2 पर है ये पंक्तियां। अपनी आंखों में जब भी देखा है, एक बच्चा सा खुद को पाया है। कौन कहता है उम्र बढ़ती है। तो यहाँ पर कवि की उम्र बढ़ती ही नहीं, वह खुद को सदैव ही बच्चा सा पाता है। इसका उत्तर देखते हैं। कवि जब भी खुद को अपनी आंखों से देखता है तो खुद को बच्चा ही पाता है, उसकी उम्र बढ़ती ही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं स्वाध्याय का। यहाँ पर आपको इस तरीके से कृति करनी है, एक फ्लो चार्ट जैसा बना हुआ है। परीक्षा में भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। अगर उत्तर अधिक बड़ा है तो मैंने आपको बताया है अगले पन्ने पर कैसे करना है। पहले प्रश्न देखते हैं। परिणति। परिणति का अर्थ होता है नतीजा। इस चीज की क्या परिणति होगी, इस चीज का क्या नतीजा होगा। चोट खाने की परिणति, अंधेरा होने पर भी आस रखने की परिणति, परिणति एक ही दीप से सफर आरंभ करने की। प्रश्न समझने की कोशिश कीजिए। पहले प्रश्न में कारण लिखिए लिखा था, यहाँ पर क्या नतीजा क्या फल होगा, क्या असर होगा चोट खाने का, यह समझना है। चोट खाने की परिणति नतीजा होता है, हमें शिक्षा मिलती है। दूसरा प्रश्न है परिणति अंधेरा होने पर भी आस रखने की। किसी न किसी रोज उजाला अवश्य होता है। एक ही दीप से सफर आरंभ करने की। जहां कदम रखोगे उजाला या रोशनी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य सौंदर्य का प्रश्न है। काव्य सौंदर्य का अर्थ होता है कि आपने जो कविता पढ़ी है उस पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न, ममत्व का भाव प्रकट करने वाली कोई भी एक त्रिवेणी ढूंढकर उसका अर्थ लिखिए। ये सारी आपने जो पंक्तियां पढ़ी इस पाठ में वह त्रिवेणियां ही तो हैं। तो ऐसी त्रिवेणी खोजिए जिसमें से आपको ममत्व का भाव प्रकट हो। ममत्व का भाव का अर्थ होता है जहां आपको माँ की ममता दिखे। तो वह तो आपको पहली ही पंक्ति में दिखी। यह इसका उत्तर है पहले प्रश्न का, काव्य सौंदर्य के। माँ मेरी बेवजह ही रोती है। फोन पर जब भी बात होती है, फोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। इस त्रिवेणी का आपको अर्थ भी लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियां प्रेरणा नामक कविता से ली गई हैं। इस त्रिवेणी में कवि त्रिपुरारी जी कहते हैं कि माँ और पुत्र का प्रेम अथाह और असीम होता है।
कवि कहते हैं कि जब मैं अपनी माँ से दूर होता हूँ और उन्हें फ़ोन करता हूँ तो मेरी माँ भावुक होकर बिना किसी कारण के रोने लगती है। कवि अपना धीरज रखते हुए अपने भाव प्रवाह को माँ के सामने संभाल लेता है। वह उस समय तो माँ की हिम्मत बांध लेता है, लेकिन जैसे ही वह स्वयं फ़ोन बंद कर देता है तो उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं। क्यों उसकी आंखें नम हो जाती हैं? क्योंकि कवि का दिल भी अपनी माँ से मिलने को आतुर हो जाता है और माँ के दुख से दुखी हो जाता है। यह उत्तर आपको लिखना है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं काव्य सौंदर्य का। निम्न पंक्तियों में से प्रतीकात्मक पंक्ति छांटकर उसे स्पष्ट कीजिए। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, पहला ये प्रश्न है। दूसरा, रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। तीसरा, अपनी आंखों में जब भी देखा है। ये सारी पंक्तियां छांटकर आपको उसका भाव स्पष्ट करना है। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो। चोट खाकर ही सीख मिलती है। इन पंक्तियों में से आपको यह प्रतीकात्मक पंक्ति छांटकर उसे स्पष्ट करना है। देखिए, यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने जीवन में कभी हार न मानने की शिक्षा दी है। कवि कहते हैं कि जीवन पथ पर चलते चलते यदि हम गिर भी जाएं, अर्थात विफल भी हो जाएं, तो हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। ऐसी स्थिति में भी हमें खुद को संभाल कर आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में कई तरीके की चोटें, कई मुश्किलें, कई रुकावटें आएंगी, परंतु हमें अपनी असफलताओं से सीख मिलती है कि यूं ही असफलता हमें एक दिन सफलता की राह दिखाएगी। हमें चलते चलते गिर जाने से घबरा नहीं जाना है। अगली है, रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है। यह पंक्ति इन पंक्तियों में से उठाई गई है। चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है। आपको ये पंक्तियां एग्जाम में नहीं लिखनी है, परंतु जब आपको रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है पंक्ति का अर्थ समझाना है, तो आपको ये तीनों पंक्तियों का अर्थ समझ आना आवश्यक है, नहीं तो आप समझा नहीं पाएंगे। क्योंकि त्रिवेणी की एक खास बात होती है कि आखिरी पंक्ति पहली दो पंक्तियों का उद्देश्य स्पष्ट करती हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने जिंदगी के उतार चढ़ाव को स्पष्ट करते हुए समझाया है कि चाहे कितना भी घोर अंधेरा आए, चाहे कितना भी कठिन समय आए, आपको अपनी सोच सदा सकारात्मक रखनी है, क्योंकि हर अंधेरे के बाद उजाला अवश्य आता है। इसका मतलब है कि हमें विश्वास रखना चाहिए कि परेशानियों का हल कभी न कभी अवश्य मिलेगा। हमें यह कभी नहीं भूल जाना चाहिए कि अगर अच्छा समय नहीं रहा
तो बुरा समय भी नहीं रहेगा। अगला है, अपनी आंखों में जब भी देखा है। तो अगर आप यह सिर्फ पंक्ति पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। इसके लिए आपको पूरी त्रिवेणी देखनी पड़ती है। अपनी आंखों में जब भी देखा है कि त्रिवेणी है, अपनी आंखों में जब भी देखा है, एक बच्चा सा खुद को पाया है। कौन कहता है उम्र बढ़ती है? इसका अर्थ देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इंसान की उम्र कितनी भी बढ़ जाए, पर उसका मन हमेशा एक छोटे से बच्चे के समान रहता है। अर्थात वह जब भी स्वयं की आंखों से स्वयं को देखता है तो उसकी उम्र भले ही ढल रही है, वह अपने विचारों से खुद को सदैव ही एक बच्चे जैसा महसूस करता है। कवि कहते हैं कि हम जब अपने आप को बूढ़ा और कमजोर न माने और अपनी खुद की हिम्मत सदैव बढ़ाते रहें तो कभी भी बूढ़ा महसूस नहीं करेंगे। समय के साथ तो सिर्फ शरीर बूढ़ा होता है, मन तो सदा ही जवान रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिव्यक्ति का प्रश्न है। आपको अपने विचार लिखने हैं और यह न सिर्फ 11वीं में, 12वीं में भी आपको इस प्रकार के अभिव्यक्ति के प्रश्न आएंगे और शायद पाठ्यपुस्तक के बाहर से भी आए। तो आपको इसका खूब प्रयत्न करना है लिखने का कि आप खुद से अपने विचार लिख पाएं। अब यह प्रश्न आपके पाठ का नहीं है, पर यह आपने कहीं न कहीं देखा और सुना होता है। प्रश्न 3, पालना घर की आवश्यकता पर अपने विचार लिखिए। पालना घर क्या होता है? पालना घर वह जगह है जहाँ माता पिता अपने बच्चों को छोड़ के आते हैं, जिसे हम इंग्लिश में डे केयर कहते हैं। डे केयर का अर्थ होता है जहाँ पर बच्चों को माता पिता जब काम पर जाते हैं ना, तो अपने बच्चों को कुछ समय के लिए छोड़ कर आते हैं। क्यों छोड़ कर आते हैं? क्योंकि जब दोनों ही माता पिता नौकरी कर रहे होते हैं और बच्चों को कहाँ रखा जाए, आजकल तो एकल परिवार है, पहले जैसे सबके दादा दादी तो साथ रहते नहीं हैं, तो बच्चों को कहीं ना कहीं किसी के हाथों में किसी न किसी जगह पर छोड़ के आना पड़ता है जहाँ बच्चों का अच्छे से ख्याल रखा जाए। तो पालना घर की आवश्यकता क्यों है आजकल, उस पर आपको अपने विचार लिखने हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट समझा देती हूँ। पालना घर की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आजकल माता पिता दोनों ही नौकरी पेशा हैं और वह दोनों ही नौकरी पर चले जाते हैं। इसी बात का ख्याल रखकर, इसी बात को ध्यान में रखकर पालना घरों का निर्माण किया गया। यहाँ पर बच्चों के खाने पीने की, उनके पढ़ने की, खेलने की, पालन पोषण की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। इस जगह पर माता पिता अपने बच्चों को बिना किसी चिंता के छोड़कर जा सकते हैं और इस तरह वह जब नौकरी पर जाते हैं तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके बच्चे सही देखभाल में, सही ढंग से उनकी देखभाल की जाती है। भागती दौड़ती जिंदगी में माता पिता अगर कमाएंगे नहीं तो बच्चों की और अपनी खुद की सभी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। समय की कमी और आर्थिक तंगी के कारण
पालना घर की आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ गई है। इस प्रकार आप अपने खुद के विचार इसमें लिख सकते हैं। अगला है नौकरी पेशा अभिभावकों के लिए बच्चों के पालन की समस्या पर प्रकाश डालिए। पहले सिर्फ पिताजी नौकरी पर जाते थे, पर आज दोनों पालक, माता और पिता, नौकरी पर जाते हैं और इसमें बच्चा किस प्रकार पले वह एक समस्या है। आर्थिक स्थिति तो जब दोनों मिलकर कमाते हैं तो पैसों की तंगी तो खत्म हो जाती है, लेकिन इसमें संतान को पालन करने में, पोषण करने में कुछ समस्याएं आती हैं। बच्चे दिन भर माता पिता से दूर रहते हैं। परिवार में कोई अन्य सदस्य है तो बच्चा उसके साथ दिन गुजार सकता है, परंतु कई बार बच्चा सारे दिन अकेला कैसे रहे, यह एक समस्या है। और साथ ही साथ उसे माता पिता का समय और स्नेह भी नहीं मिल पाता और माता पिता पर भी नौकरी का दबाव बहुत अधिक होता है, समय कम होता है तो बच्चा अकेला रह जाता है। तो इस प्रकार धीरे धीरे माता पिता और बच्चे के बीच में संबंधों में दूरी सी आती है। कुछ बच्चे तो माता पिता के न होने से, उनकी सीखों के न मिलने से, दिशा निर्देशों के न मिलने से गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं और इससे न सिर्फ बच्चे का बल्कि माता पिता का जीवन भी बहुत कष्टकारी हो जाता है। इस प्रकार नौकरी पेशा अभिभावकों को बच्चों के पालन में काफी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप यह प्रश्न अपने आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। एक प्रश्न नंबर 4 भी है रसास्वादन का, वह भी देख लेंगे। तो साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान में जानकारी दीजिए। पहला प्रश्न है त्रिवेणी काव्य प्रकार की विशेषताएं। 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। जानकारी दीजिए में पहला है ये 3 पंक्तियों का मुक्तक छंद है, जैसा कि मैं आपको पहले काव्य परिचय के समय समझा चुकी थी। और दूसरा, इन 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, तो इन 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। पहली जो पंक्तियां होती हैं उसमें थोड़ी कल्पना और फिर यथार्थ की अभिव्यक्ति कैसी होती है, पुस्तक में ही दिया हुआ काव्य प्रकार में समझते हैं। त्रिवेणी एक नए काव्य प्रकार के रूप में साहित्य क्षेत्र में तेजी से अपना स्थान बना रही है। त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। मात्र इन 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। इसकी पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं और तीसरी पंक्ति पहली 2 पंक्तियों में छिपे भाव को नए आयाम के रूप में अभिव्यक्त करती है। सामायिक स्थितियों, रिश्तों तथा जीवन के प्रति सकारात्मकता त्रिवेणी के प्रमुख विषय हैं। यहाँ से कोई भी आप 2 विशेषताएं लेकर उत्तर में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान का त्रिपुरारी जी की अन्य रचनाएं।
यह भी आपको पुरारी जी की अन्य रचनाओं में हम उनकी प्रमुख कृतियां लिख सकते हैं। नींद की नदी, जो उनका कविता संग्रह है। नॉर्थ कैंपस, जो उनका कहानी संग्रह है। और सांस के सिक्के, यह इनका त्रिवेणी संग्रह आदि। आप यह उत्तर लिख सकते हैं त्रिपुरारी जी की अन्य रचनाओं में। और एक प्रश्न बनता है इस पाठ में रसास्वादन का। आधुनिक जीवन शैली के कारण निर्मित समस्याओं से जूझने की प्रेरणा इन त्रिवेणियों से मिलती है, स्पष्ट कीजिए। पहले प्रश्न समझिए। आधुनिक जीवन शैली का अर्थ होता है जैसी जीवन हम अब जी रहे हैं, मॉडर्न जो हमारा जीवन लाइफस्टाइल है, तो इसमें कुछ हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है। तो जब हम यह त्रिवेणियां पढ़ते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है। कैसे, वह देख लेते हैं। इन त्रिवेणियों में नौकरी के चक्कर में अपनी माँ से दूर गए बेटे की मजबूरी, माता पिता जब दोनों नौकरी करते हैं उनकी परेशानियों को बहुत अच्छे ढंग से दिखाया गया है। कवि ने हर त्रिवेणी में कोई न कोई हमें प्रेरणा दी है। जिंदगी इतनी कठिन नहीं है, उससे हम खुशी खुशी जी सकते हैं, यह समझाया है। जीवन में सुख और दुख एक के पीछे एक आते रहते हैं। साथ ही साथ जीवन भले ही संघर्षों से, मुश्किलों से भरा हुआ है, परंतु हम मनुष्य हैं और हमें हिम्मत रखनी चाहिए, यह सीख भी दी है। कवि अपनी त्रिवेणियों में निराशा के बीच में आशा का संचार करते हुए कहता है कि कितनी भी ठोकरें लगें, कितनी भी असफलताएं हमें हमारे सामने आएं, हमें निराश नहीं होना है, हमें उनसे सबक लेना है, सीख लेनी है, समझदारी से उनका सामना करना है। अपनी कमजोरियों का, अपनी कमियों का उनका कारण पता करके उनसे अगली बार शिक्षा लेकर खुद में सुधार लाना है और असफलताओं को भी सफलताओं में बदलने की कोशिश करनी है। अपनी गलतियों से सीख लेनी है और अगली बार उसे दोहराना नहीं है। मनुष्य को कैसी भी परिस्थिति रहे, सुख रहे, दुख रहे, हिम्मत नहीं हारनी है। इस प्रकार इन त्रिवेणियों में अगर आप सारी की सारी त्रिवेणी देखेंगे तो हर त्रिवेणी में कुछ न कुछ शिक्षा हमारे लिए हर पल दी गई है। इन त्रिवेणियों के माध्यम से आधुनिक जीवन शैली के कारण होने वाली समस्याओं से जूझने का हमें कोई न कोई मार्ग अवश्य बताया है। जैसे कितना भी घनघोर अंधेरा हो, उजाला अवश्य होगा। अगर दूर सफर है तो कोई बात नहीं, खुद को दीप की तरह जलाकर खुद ही रोशनी फैलानी है। आंसू और खुशी एक ही शय है। कितनी भी मुश्किलें आएं, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना। चलते चलते अगर गिर जाओ तो खुद को संभालो
और फिर से चलो। उगते सूरज को तो सभी सलामी देते हैं, पर जब कठिन समय आए तब हिम्मत रखो। इस प्रकार कई सारी सीखें हर त्रिवेणी में हमें दी गई हैं, जो हमें जिंदगी से जूझने की प्रेरणा देती हैं। अगला हमें जो पाठ में सीखना है वह है हिम्मत न हारना। इसके बाद इस पाठ में आपको रस सिखाया गया है। चूंकि आज की कक्षा यहीं समाप्त हो गई है, तो अगले पाठ को शुरू करने से पहले हम रस क्या है वह समझेंगे।